मुख्तसर फरमाइएगा। DGISPR के मुताबिक रवा साल मुल्क भर में 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें से सिर्फ बलूचिस्तान में 31,080 ऑपरेशन शामिल हैं, जबकि 2,084 दहशतगर्द हलाक किए गए। इन आदादोशुमार को देखते हुए क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती कार्रवाई अब दफाई हिकमत अमली से निकलकर प्रोएक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है? मंसूर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। देखें, कुछ तो ऐसे हमारी जो एक्शंस हैं वो हमने विद इन द स्टेट लेने हैं, जो कि हम पिछले 20 साल से ये जो टेररिज्म है इसके खिलाफ हम नबरदाज़ है सर। हमने, हमारी मिलिट्री ने अपनी आवाम और कौम की सपोर्ट के साथ बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। हमें वो तो एक्शन नजर आते हैं दुश्मन के या टेररिस्ट के जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं हमला करने में, लेकिन उसके पीछे 90% वो एक्शन जिनको हम फेल कर देते हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे थे। अब ये तो इसमें तो कोई शक नहीं, जो आपका कंक्लूजन है बिल्कुल ठीक है कि रियासत जो है वो प्रोएक्टिव हो गई है इन चीज़ों, इन अवामिल के खिलाफ मुकाबला करने में, और रियासत पिछले 20 साल से प्रोएक्टिव है। आपने देखा यहाँ पे ज़रबे अज़ब भी हुआ, उसके पहले ज़रबे सवात ऑपरेशन हुआ, तो हर लिहाज से हमने इनका कला कमा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक सुपर पावर को आउट परफॉर्म किया जो कि अफगानिस्तान से फेल होकर बाहर निकली। ये तो एक पार्ट है जी। लेकिन दूसरा पार्ट मंसूर इससे रिलेटेड ये है कि हमें अपने बाहर के जो हालात है उनको भी ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रीलंका, उन्होंने 27 साल ये जंग जीती, पाकिस्तान ने 15 साल में 2017 तक बहुत हद तक इस पे काबू पा लिया था। ये अलग बात है कि अब उसका एक नया साइकिल शुरू हो गया है। लेकिन श्रीलंका की मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि उन्होंने 27 साल ये जंग लड़ी। प्रेसिडेंट थे राजापक्से जी, उन्होंने एक मॉडल दिया था, 8 प्रिंसिपल थे उस मॉडल के, इंटरनेट पे अवेलेबल है, और उस मॉडल में 2-3 चीजें बड़ी नुमायां थी। एक तो ये था कि मीडिया को ऑन बोर्ड लेना, सही। दूसरा ये था कि नेबर्स को ऑन बोर्ड लेना, विदाउट नेबर्स सपोर्ट हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरा था कि हेल्प विद द वर्ड, वी विल डू व्हाट इज राइट फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल सही। ये 3 उसके बहुत नुमायां पहलू थे। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे इर्द गिर्द इतनी ट्रबल है, इतनी आग लगी हुई है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ ईरान है जिसके ऊपर जिसके ऊपर हमलावर है एक सुपर पावर। इस सारी सिचुएशन में हमारा जो अंदर का सिस्टम है, जो मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत मिसगवर्न्ड और मिस मैनेज रहा है, उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, वो और भी ज्यादा उभर के सामने आ जाती है इसमें। लेकिन जैन साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको भी एड अप करता चाहूं। DGISPR ने बड़ा क्लियरली कहा है कि दहशतगर्दों से अब मज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्हें हथियार डालकर कानून के सामने सरेंडर करना होगा या रियासत उन्हें खत्म कर देगी। सर, क्या इस पॉलिसी का मतलब यह है कि माजी की तरह किसी ग्रोह के साथ सियासी या सिक्योरिटी बुनियादों पर मज़ाकरात की गुंजाइश मुकम्मल तौर पर अब खत्म हो चुकी है और आइंदा सिर्फ जो लॉ है, जो काइनेटिक एक्शन है, वही या सरेंडर है या लॉ के ऊपर आप कंप्लायंस दें या काइनेटिक एक्शन है? यही 3 रास्ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या यही अंडरस्टैंडिंग है? जी मंसूर, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुज़ाकरात वाला जो है ना एक पॉलिसी, ये तो बहुत पहले चली थी। ओके। मैं अगर इस जंग की एवोल्यूशन की बात करूं तो शुरू में जो नेक मोहम्मद, आपने नाम सुना होगा, एक ट्राइबल लीडर था और वो जंगजू था इधर वजीरिस्तान में, उसके साथ मुज़ाकरात हुए, एक डील हुई और फिर जाके वो डील फेल हुई और दोबारा से लड़ाई शुरू हुई। सो अब देखने में ये आया है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये मुज़ाकरात करते थे पहले अपने आप को रीकूप और रीइक्विप और रीऑर्गेनाइज करने के लिए, और दोबारा से उस मज़ाकरा वो उस डील को तोड़ते थे और दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो मेरे नजदीक ऐसी है मतलब उनको हार्ड ऑन लेने की या मुज़ाकरात को डंप करने की, ये तो आज से कुछ 10-15 साल पहले हम इसको डंप कर चुके थे। उसके बाद आपने देखा ज़रबे अज़ब और उसके बाद बाकी जो ऑपरेशन चले हैं
उसमें कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए, बल्कि उनका कलाकमा किया गया। तो ये उसी पॉलिसी का तसलसल है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट हैं ये किसी सूरत भी पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। हाँ, अगर कोई ये मानता है कि मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के अपने आप को सरेंडर करता हूँ, हथियार फेंकता हूँ, जो कि जब मैंने किया था बलूचिस्तान में 2012 से 14, तो बहुत बड़ी इस तरह की कैंपेन चली थी जिसमें शर पसंदों ने हथियार डाल के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो है पाकिस्तान के वो फ्लैग के नीचे ओथ उठाया था। तो उस तरह की कार्रवाई हो सकती है, अदरवाइज मज़ाकरात जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। अच्छा सर, रवा साल बताया गया हमें DGISPR की तरफ से कि 28 खुदकुश हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बेशतर हमलावर अफगान शहरी थे, जबकि टांग का अगर आपको याद होगा या कराची, उसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया, उन वाकयात में भी अफगानिस्तान से ताल्लुक का दावा था। क्या पाकिस्तान के पास इन हमलावरों के फैसिलिटेशन की अगर मैं बात करूं, नेटवर्क्स की बात करूं, हैंडलर्स, फंडिंग चैनल्स, क्रॉस बॉर्डर लिंकेज के बारे में ये जो शवाहिद हैं, और अगर ये शवाहिद हैं और अगर अफगान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो सिक्योरिटी रिस्पॉन्स हमारा क्या है? अब इसको लेकर हमें सब कुछ पता है, लेकिन अब सिक्योरिटी रिस्पॉन्स क्या है इस चीज पर? मंसूर, देखिए, ये जो चैलेंजेस हैं ये पूरे खित्ते को इम्पैक्ट कर रहे हैं जी। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा कि पहले अगर नेगेटिव एनर्जी अफगानिस्तान में कंज्यूम हो रही थी, अब वो नेगेटिव एनर्जी पाकिस्तान में कंज्यूम हो रही है। वहां पे लड़ाई बंद हुई है और पाकिस्तान में लड़ाई जारी है, वेयर पहले ये अदर वे राउंड था। सो मेरे नजदीक देखिए, हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, ऑल्दो उसकी हमने फेंसिंग की, 100% फेंसिंग नहीं हो सकती थी बिकॉज बहुत ट्रेचरस टेरेन है, लेकिन ये कि सबसे अहम जो बात है वो ये है कि मेरे नेबर के साथ मेरे तल्लुकात कैसे हैं। अगर मेरे तल्लुकात कशीदा हैं तो फिर वो नेबर, अगर उसके इलाके से कोई टेररिस्ट घुस रहा है पाकिस्तान में, तो वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देगा, वो हमें इन्फॉर्म नहीं करेगा, हमारे से वो इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे तल्लुकात उससे अच्छे हैं और मैं ये उसके साथ ये बैठ के तय करता हूँ कि हमने मिल के इन एलिमेंट्स का कला कमा करना है, तो उस सूरत में इफ नथिंग मोर मुझे इंफॉर्मेशन जरूर पास हो जाएगी कि ये लोग जो है ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे जो अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात कशीदा हो गए हैं, पहले यहाँ पे अमेरिका था, अमेरिका के होते हुए इंडिया छाया हुआ था अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान को यूज कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। अब जब अमेरिका निकला है तो होप तो ये थी कि हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे और इंडिया विल बी कंट्रोलाइज, लेकिन हुआ ये उसके उलट, हमारे अफगानिस्तान से तल्लुकात कशीदा हुए और इंडिया दोबारा से उधर आ गया। आपके इल्म में होगा कि इंडिया अफगानियों को यूज करके, उनके अपने कनेक्शन को यूज करके पाकिस्तान में टारगेट किलिंग भी ऐसे ही भी करता रहा। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे नजदीक सफाई तो हमारा यही है कि हम उनको बॉर्डर के ऊपर ही एलिमिनेट करें। लेकिन ये कि चूंकि बड़ी डिफिकल्ट टेरेन है तो उसमें इनकी पेनिट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जाके पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे होते हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज भी है, बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जानबूझकर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि उन्होंने बलूचिस्तान का जो बुनियादी मसला है सरदारी निज़ाम और एलीट कैप्चर को करार दिया है और इल्जाम लगाया है कि बाज सरदार 1,000 अरब रुपए के बजट में अपना हिस्से का मुतालबा करते हैं और जब मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर दहशतगर्दी बढ़ने की धमकियां देते हैं। अगर ये इल्जामात सर दुरुस्त हैं तो क्या रियासत के पास ऐसे अनासर के खिलाफ फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, लीगल और अकाउंटेबिलिटी का कोई मरबूत मैकेनिज्म आप देख रहे हैं कि अब सरफेस होगा जिसमें हम इनको कर्टेल कर सकें? जी मंसूर, सरदारी निज़ाम को हम, आपको पता है कि भुट्टो के टाइम से फाइट कर रहे हैं और कोशिश पूरी की गई कि सरदारी निज़ाम को एलिमिनेट किया जाए। मुझे इसमें, मैं बिला झिझक ये कहना चाहूंगा, मैं मतलब ज़ाहिर है एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, कई लोग अच्छे भी हैं इसमें, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल। जो बल्क है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि ना सरदार उस अवाम से, अपनी अवाम से सिंसियर और लॉयल है, और ना ही स्टेट ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकी है कि जहां पे अवाम और लोगों की पीपल सेंट्रिक कोई पॉलिसीज हो, जिसकी वजह से वो लोग कमतरी का शिकार है, फील करते हैं। मैंने बलूचिस्तान में जब सर्व किया
तो अगर मैं कंपैरिजन करूं लाहौर की डेवलपमेंट का और बलूचिस्तान के किसी इलाके का, तो मैं कहूंगा कि इसी तरह जैसे पेरिस और अफ्रीका का फर्क होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि स्टेट ने अपने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज के लिए, जनरल मुशर्रफ ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि कैटेगरी बी एरिया को कैटेगरी ए में कन्वर्ट करना है। उस वक्त 26 बिलियन का आउटलेट चाहिए था ये काम करने के लिए, ताकि स्टेट जो है वो इफेक्टिवली इन एरियाज में मौजूद हो। कैटेगरी बी एरिया में टोटल कंट्रोल सरदार का होता है, बिल्कुल। लेकिन द नेक्स्ट वेरी गवर्नमेंट उससे उसको उस अमेंडमेंट को अनडू कर दिया। सो दैट मीन्स के दे ट्राइड के सरदार खुश हो, बाकी लोगों की हमें फिक्र नहीं है। सरदार की खुशी के लिए उन्होंने उस जो ऑर्डिनेंस था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, उसको खत्म कर दिया। अब जाके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ है और दोबारा से 20 साल जाया करने के बाद हम वही काम करने जा रहे हैं और आई होप सो कि हम इसको सक्सेसफुली कर लें ताकि इन सरदारों का जो है वो वीक हो। बिल्कुल सही सर। एक और चीज डीजी ने यह भी कहा, डीजी एसपीआर ने, कि हार्ड स्टेट की जो वजाहत है